गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास तक हमने स्टोरी जो है पढ़ ली थी, लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें एक कचरा चुनने वाले बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा, उसका नाम होता है साहिब आलम, और लेखिका जो है वो उससे बात करती रहती है। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि उसे नंगे पैर रहते हैं वो लोग, एक टोली के रूप में, झुंड के रूप में सभी बच्चे चलते हैं, और इतनी ज़्यादा बेकार हालत रहती है उनकी कि उनके पास में ठीक से न तो कपड़े पहनने के लिए है, न कोई खाना खाना के लिए पैसे हैं, और न ही उनके पास में कोई ठीक से कपड़े हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। माई एक्वेंटेंस विथ द barefoot the rag pickers leads me to the सीमापुरी। एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान वाले। तो लेखिका जो बोल रही थी कि मेरे जो जान पहचान वाले, जो नंगे पैर रहने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग कहाँ रहते थे? सीमापुरी में। सीमापुरी एक एरिया का नाम है जो दिल्ली के आसपास बसा हुआ है, वहाँ पे जो है ये लोग रहते थे। सीमापुरी, a place on a periphery of the Delhi yet miles away from it। पेरिफेरी मतलब होता है किनारे। तो दिल्ली के किनारे एक सीमापुरी नाम का जो एरिया था वो बसा हुआ था, जो दिल्ली से थोड़ा सा दूर था। वहाँ किनारे पे ये एरिया था, ये वो बसा हुआ था। Metaphorically, those who like here are the squatters who came from the Bangladesh back in the 1971। तुलनात्मक रूप से जो है सीमापुरी जो है वो दिल्ली के किनारे पे बसी हुई थी। एंड देन जहाँ पे स्क्वेटर्स रहते थे, स्क्वेटर्स मतलब होता है कि जो लोग अवैध रहने वाले थे, और अवैध जो रहते थे जहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे स्क्वेटर्स रहते थे। और कब से रहना शुरू किया था उन्होंने? जब बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था, है ना। आपको पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे ये लोग स्क्वेटर्स, जब लड़ाई दंगे हुए थे, तो ये लोग बांग्लादेश से रिटर्न आके और यहाँ सीमापुरी के यहाँ पे बसने लगे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और इन स्क्वेटर्स में साहिब की जो फैमिली थी वो भी थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। पहले जो है सीमापुरी में इतने लोग नहीं रहते थे, पहले ये खाली सी जमीन थी। इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी वो ऐसी जगह है, बिल्कुल वाइल्डरनेस है, जंगली जैसी जमीन है, लेकिन अब अंतर क्या हो गया है कि अभी खाली नहीं रहने लगी है, अब यहाँ पे लोग आकर बसने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद अ रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन। यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है? कीचड़ भरी जमीन है, यहाँ पर मिट्टी के घर है, और छत किसकी है? या तो टीन की या फिर तिरपाल जो होती है ना, ऊपर जो तिरपाल लगा के और छत बनाई जाती है, तो वो टारपोलिन की छत है यहाँ पे। डिवाइड ऑफ द सेवेज ड्रेनेज और ड्यून वाटर। ना तो कोई बहते पानी का कोई यहाँ पे निकास की व्यवस्था है, न कोई ड्रेनेज की व्यवस्था है। और लीव 10,000 रैग पिकर्स। ऐसी स्थिति में लगभग 10,000 कचरा चुनने वाले व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड विद हियर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, without permit, but with the ration card, and they get their food names of the voter list। यहाँ पे न तो इनके पास में ये 10,000 लोग कैसे रह रहे हैं, लगभग 30 साल से रह रहे हैं, और इनकी न तो कोई आइडेंटिटी है, न ही कोई इनके पास में परमिशन है यहाँ रहने की, न कोई लीगल पेपर है इनके पास, सिर्फ एक राशन कार्ड बना हुआ है, जिनके कारण जो है इनको कुछ फूड मिल जाते हैं, फूड प्रोवाइड हो जाते हैं, और इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आने लगा है। इनेबल देम टू बरी अगेन ग्रेन। और ये क्या है? अनाज खरीदने के लायक वो राशन कार्ड बता के, और ये अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव देन एन आइडेंटिटी। फूड जो है वो अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए, है ना, भोजन करने के लिए, जो जीवन चलाने के लिए है, वो फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि अपनी आइडेंटिटी है। इफ, अब यहाँ पे ये जो है कोई व्यक्ति बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, तो इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू द बेड विदाउट द aching stomach, वी वुड रादर लिव हियर देन द फील्ड्स दैट देयर्स मोर नो ग्रीन। Say a group of women in a tattered saris, when I ask them why they are left their beautiful land of the green field and
रिवर। जब लेखिका एक महिलाओं के ग्रुप से पूछती है जो कि फटी साड़ियां पहनी हुई रहती है, तो लेखिका क्या पूछती है कि आप लोग आपके जो ब्यूटीफुल लैंड्स थे, ग्रीन लैंड्स थी, जो ढाका है वो काफी खूबसूरत जगह है, काफी हरियाली भरी जगह है। तो लेखिका उनसे पूछ रही है कि आप इतने खूबसूरत जगह को और इतने हरे भरे मैदानों को छोड़कर यहाँ क्यों आई। तो अब जो लेडीज है वो क्या आंसर करती है कि अगर हम भरपेट खाना खा रहे हैं, हमारी फैमिली को जो है भरपेट खाना खिला रहे हैं, और हम बिना भूखे पेट, भरे हुए पेट से अगर सो रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हम ग्रीन फील्ड से क्यों आए या ये जगह ही हमारे लिए अच्छी है। भले ही से कुछ भी इसके यहाँ पे सुविधा नहीं है, भले ही घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें भरपेट कम से कम खाना मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। Whenever they find food, they pitch their tents and become the transit home. जहाँ पर भी उन्हें खाना मिल जाता था वहीं वो टेंट लगा लेते थे और वहीं उनका टेम्पररी हाउस हो जाता था। मतलब एक घुमक्कड़ प्रजाति जैसे रहती है कि कहीं पर भी जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो गई वहीं रुक गए, वहीं टेंट लगा लिया, वहीं उनका शेल्टर बना लिया। तो ये भी लोग ऐसे ही थे, जहाँ इनको खाना मिल जाता वहीं इनका ये टेंट बना लेते थे और वो उनका टेम्पररी हाउस बन जाता था। चाइल्ड ग्रो अप इन देम बिकम पार्ट ऑफ सर्वाइवल। और यही इनके बच्चे भी बड़े हो जाते थे और वो भी इन संघर्ष में इनका साथ देने लगते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स द रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जो ये सर्वाइवल जो चलता था ये रैक। तो अगर आपको सीमापुरी में रहना है तो आपको कचरा चुनना पड़ेगा। Through the years, it was acquainted of the proportions of and fine art. इन सालों में, इतने सालों से जो ये काम कर रहे थे, 30 सालों से लगभग, तो अब ये क्या है, ये कचरा चुनने का काम इनके लिए बहुत फाइन आर्ट हो गया था। मतलब बहुत अच्छे से करने लग गए थे ये, फटाफट एक डेली हैबिट्स हो गई थी इनकी। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और कचरा इनके लिए क्या था, एक सोने जैसा था। इट इज देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड। ये जो कचरा था इनके लिए खाने के लिए रोटी भी था और इनके सिर के ऊपर छत भी था, क्योंकि इसके कारण, इस कचरे के कारण ही इनका जो है अपकीपिंग जो है वो चलती थी। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट द चाइल्ड इज इवन मोर। भले ही छत जो है वो भले ही टपकती हुई हो, भले ही लीक हो रही हो, भले ही वहां से पानी आ रहा हो, लेकिन इन्हें एक चीज थी कि कम से कम सिर के ऊपर छत है। और बच्चों के लिए तो ये छत से भी ज्यादा थी, है ना, बच्चों के लिए तो वो बहुत ज्यादा था। आई समटाइम फाइंड अ रुपीज इवन अ 10 रुपी नोट। अब जो साहब है वो क्या बोल रहा है कि मुझे कभी कभी तो इस कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता था और कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। साहेब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop the scoring, for there is a hope of finding more. लेखिका कहती है कि अगर कचरे के ढेर में से आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप कचरा बीनना नहीं छोड़ते। आपके अंदर और ज्यादा जिज्ञासा होती है कि हमें और ज्यादा कचरा बीनना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कचरे में से कुछ ऐसी प्रीशियस चीज हमको मिल जाए, या कभी पैसे मिल जाए, या कोई और चीज मिल जाए जिससे हमारी अपकीपिंग अच्छे से हो सके। It seems that for children garbage has a meaning different for what it means to their parents. हम लोगों को ऐसा लगता था, लेखिका को ऐसा लगता था कि इस कचरे का मतलब जो है वो उनके पेरेंट्स के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है। क्योंकि बच्चों को क्या है कि कोई प्रीशियस चीज मिल जाती थी तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं था, उनको सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं था। उनको पता था कि हमको डेली रूटीन उठना है और कचरा चुनने के लिए जाना है। लेकिन पेरेंट्स जो थे उनको सर्वाइवल का मीन दिखता था ये, कि हम लोगों को फूड चाहिए या हमारे छत पे, हमारे सिर पे अगर छत चाहिए तो कचरा बीनना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन बच्चों के लिए ये बड़ा एंटरटेनमेंट का काम था। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज wrapped in wonder। बच्चों के लिए तो बहुत आश्चर्यजनक चीज थी कचरा, क्योंकि उनको एक क्यूरियस थे वो कि आज पता नहीं कचरे में क्या मिलेगा, है ना, आज कोई अच्छी चीज मिल जाए तो अच्छा, तो वो बहुत इंटरेस्ट से कचरा चुनते थे। लेकिन फॉर देयर एल्डर इट मीन्स अ सर्वाइवल। और
जो उनके पेरेंट्स थे उनके लिए ये कचरा क्या था, एक सर्वाइवल की चीज थी। क्या मतलब अगर खाने पीने के लिए और रहने के लिए हमको कचरा बीनना आवश्यक है। One winter morning, I see साहेब standing by the fenced gate at the neighborhood club. एक जो ठंड की सुबह थी वहां मैंने देखा कि जो साहिब था वो हमारे नेबर में, पड़ोस में जो एक क्लब है वहां की एक फैंसी जो है फेंस्ड जो सीमा थी वहां पे गेट के यहाँ पे वो खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू मेन्स यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट, दो व्यक्तियों को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, और क्या खेल रहे थे वो, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, और साहिब को ये गेम जो था टेनिस ये बड़ा पसंद था, तो वो बोलता कि मुझे ये गेम बड़ा पसंद है। ही होम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस मतलब वो बाउंड्री जो थी, क्लब की बाउंड्री थी, वहां से ये जो है साहेब उनको देख रहा था। और कंटेंट मतलब काफी सेटिस्फाई था, उनको देख के उनको उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये गेम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I go inside when no one is around. He admits, उसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ जब कोई भी नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। The gatekeeper lets me use the swing, और जो गेट कीपर था वहां का वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब too is the wearing tennis shoes that looked strange over the discolored shirt and shorts. उसने जो निकर और शर्ट पहन रखा था उससे डिसमैच करते हुए एक उसने टेनिस शूज पहन रखे थे, वो बड़े अजीब से थे और उसके जो पहनावा था, उसकी जो ड्रेस थी उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। Someone gave them to me, और उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। He says in a manner of end the explanation, किसी को समझाने के लिए अगर ऐसा बोलते हैं हम, कोई बहाना बनाते हैं, ऐसा बहाना जो है साहेब बना रहा था। The fact that they are discarded shoes for some rich boy, लेकिन सही कारण क्या था इसका कि कोई अमीर बच्चे ने अगर ये शूज पहनना छोड़ दिए हैं तो इसे दे दिए गए हैं, कचरे में रख दिए गए थे तो इसने ये पहनना शुरू कर दिए। Who perhaps refused to wear them because of the hole if one of them does not bother him, और एक अमीर बच्चा जो है उसने शायद इसे कचरे में रख दिए थे क्योंकि दोनों जूतों में से एक जूते के अंदर होल हो गया था, छेद हो गया था, तो हो सकता है कि उसने नहीं पहने हो और कचरे में रख दिए हो, तो ये जो है जूते साहेब ने पहन लिए थे। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. नंगे पैर रहने से तो अच्छा है कि शूज पहन लिया जाए, ये ऐसा था जैसे कि किसी सपने का सच होना ना। इतनी गरीबी थी कि ये मतलब जूते भी नहीं पहन सकते थे, तो अगर टेनिस शूज इनको मिल जाते हैं, भले ही उसमें कोई छेद हो, तो भी इन्हें एक सपने जैसा लगता है। बट द गेम इज ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वो देखता ऐसा था जो कि उसकी पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन वे ऑफ द मिल्क बूथ, आज की सुबह मैंने क्या देखा, लेखिका बोल रही है, आज की सुबह मैंने क्या देखा कि साहिब जो है एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की केतली थी। और आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, साहिब जो है वो बोलता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करने लगा हूँ जो कि वह रोड के किनारे पे है। He says pointing into the distance, और उसने उधर इशारा तरफ, दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला, I am paid 800 rupees and all my meals, मुझे महीने के 800 रुपये मिल जाते हैं और दिन भर का जो खाना पीना है वो भी मिल जाता है। Does he like the job? अब लेखिका जो है वो उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारा काम पसंद आया, ये जो तुम रेस्टोरेंट पे काम करते हो तो ये तुम्हें पसंद है? I asked, his face I see has lost the carefree look, जो उसके चेहरे पे जो एक केयरफ्री लुक था, मतलब दिन भर वो हंसता रहता था, उसे कोई केयर नहीं थी, कचरा चुनता था फिर भी वो खुश रहता था, वो खुशी अब उसके चेहरे पे नहीं थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, आज जो उसके हाथ में जो स्टील की केन थी उसका वजन उसे ज्यादा लग रहा था बजाय कि एक जो वो प्लास्टिक बैग जो कंधे पे टांग के रखता था कचरे का, उससे। ऐसा क्यों बोला?
क्योंकि उसे किसी की यहाँ काम करना पसंद नहीं था। जब वो कचरा चुनता था, जब वो खुद का काम करता था, उसकी इच्छा हुई तो काम करता, नहीं होती तो नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी के यहाँ काम करते हो तो आपको काम करना असेंशियल है। वन बैग वॉज हिज, द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो कचरे का बैग था वो खुद का उसका होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और उसने स्टील की केतली की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह मेरी नहीं है, यह उस टी स्टॉल वाले की है, मतलब मैं किसी और के यहाँ काम करता हूँ। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, और अब साहिब जो है अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपकी ये फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, जहाँ पे ये कहानी जो है फर्स्ट पार्ट में साहिब की कहानी लेखिका जो है वो बताती है। अब जो यहाँ से जो शुरू हो रही है ये आपका सेकेंड पार्ट है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यह भी एक गरीब बच्चे की ही कहानी है कि किस प्रकार से एक जाति प्रधान जो है रहता है। जैसे हमारे इंडिया में कुछ जातियां ऐसी है जो एक वर्क के लिए पेटेंट है ना, तो यहाँ पे भी एक जो एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बात की गई है जो एक वर्क करने के लिए पेटेंट है। लेकिन एक बच्चा है, काफी क्यूरियस सा बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे ये जो कास्ट से पेटेंट काम है वो नहीं करते हुए मुझे कार चलानी है। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल सपने जैसा है, क्योंकि वो इतनी गरीब फैमिली से है कि उनकी जो है अपकीपिंग जो होती है वो ठीक से नहीं होती, उन्हें खाने के लिए पैसे तक नहीं मिलते हैं। लेकिन उसका जो है सपना है कि मुझे तो कार ही चलानी है। तो अब उस बच्चे की कहानी इसमें बताई गई। मुकेश इंसिस्ट ऑन द बीइंग ऑफ हिज ओन मास्टर। मुकेश नाम का एक बच्चा है, उसकी कहानी बताई गई है कि वो अपने खुद का मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और उसका क्या सपना है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही अनाउंस, जोर से बोलता है वो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार, आई आस्क। लेखिका जो है अब दूसरे बच्चे से पूछती है कि तुम्हें पता भी है कार के बारे में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं कार की, कैसे काम करती है वो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मुकेश जो है वो बिल्कुल सिंपली आंसर दे देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा, तो मुझे कार के बारे में भी सब कुछ पता हो जाएगा। ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उसने लेखिका की आंखों में सीधे देखते हुए बोला कि मैं सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज amidst the dust of the street of a fields his town फिरोजाबाद फेमस फॉर हिज बेंगल्स। फिरोजाबाद नाम के शहर में ये रहता था, और जो फिरोजाबाद है वो भारत में चूड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो वहां पे ये रहता था, और एक इसका जो ड्रीम था वो एक मिराज जैसा था। मिराज मतलब क्या होता है? भ्रम। भ्रम मतलब आप इल्यूजन बोल सकते हो। जैसे डेजर्ट में आप कभी जाते हैं, या डेजर्ट में एक लाइट के कारण आपको एक भ्रम रहता है कि थोड़ी दूर पे पानी है, लेकिन आप वहां जाते हो तो आपको पानी नहीं मिलता, तो ये एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। तो ऐसा ही मिराज जो था वो इस मुकेश को भी था कि मुझे बैंगल का काम नहीं करते हुए, इनका जो परिवार था मुकेश का, ये बैंगल बनाने के काम करते थे। तो वो बोलता है कि मुझे बैंगल का काम नहीं करते हुए एक मोटर मैकेनिक बनना है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड टू मेकिंग बैंगल्स। हर एक फैमिली जो वहाँ की थी, वो जो थी हर दूसरी फैमिली वो चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। तब फेमस शहर था फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, तो हर दूसरी फैमिली आपको चूड़ी बनाने वाली वहाँ पे मिल जाती है। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around the furnace, welding glass, making bangles for all the women in a land of it seems। यहाँ की जो है हर घर में आपको बैंगल बनाने के लिए मिल जाएगा। और जो फिरोजाबाद था वो जो है इंडिया का सेंटर है। किस चीज के लिए? कांच के काम करने के लिए। और पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो पूरी निकल जाती है ना। जैसे दादा करते हैं, दादा के बाद पिताजी करते हैं, पिताजी के बाद बच्चे करते हैं, तो ऐसे जनरेशन की जनरेशन पूरी चूड़ी बनाने के काम में हो जाती है। और कहाँ पे काम करते हैं? अराउंड द फर्नेसेस। फर्नेसेस मतलब होती है भट्टी, जहाँ पे कांच का काम किया जाता है। कांच को पिघला के और उसको मोल्डिंग करके और अलग अलग साइज की चूड़ियाँ जो है वो बनाई जाती है। तो जनरेशन पूरी इसी में निकल जाती है, पूरी की पूरी भट्टियों के सामने। वेल्डिंग ग्लासेस को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, और इनकी जो महिलाएं इनकी घर की वो भी यही काम करती है।
मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की जो फैमिली थी वो भी यही काम करती थी, चूड़िया बनाने का। None of them know that it is illegal for children like him to work in a glass furnaces with high temperature in a dingy cells without air and light. किसी को भी इनकी फैमिली में से, ये जो चूड़ियाँ बनाने वाले जितने भी थे, इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि ये काम इल्लीगल है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इतना भट्टी के सामने खड़े होकर इतना काम करना, और ना तो वो कोई डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब बहुत डार्क जगह रहती थी, वहाँ लाइट्स नहीं होती थी, तो वहाँ एकदम लाइट भी नहीं होती थी, और अंधेरे में और इतने हाई टेम्परेचर के सामने, भट्टी के सामने काम करना बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी इल्लीगल था। दैट द लॉ इन फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दिस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग इन द डे लाइट आवर्स। अगर ऐसा कोई नियम आ जाए कि बच्चों को भट्टी के सामने काम नहीं करना है या चूड़ियाँ बनाने का काम नहीं करना है, तो लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वो उस गर्म भट्टी से हट जाएंगे। जो उनका दिन भर का काम रहता था भट्टी के सामने काम करने का, तो लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वो वहाँ से हट जाएंगे। एंड ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस देयर आइज, इतने अंधेरे में वो इतने हाई टेम्परेचर पे उस भट्टी के सामने काम करते थे कि उनकी जो आंखों की ब्राइटनेस थी वो खत्म हो गई थी। मुकेश आइज बीम एज द वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश जो है उसकी आंखें जो है एक बीम जैसी चल रही थी जब मुझे वो घर ले जा रहा था, है ना। लेखिका को वो जो मुकेश जो है वो घर ले जाने के लिए जिद कर रहा था, तो एक बीम जैसी, एक किरण जैसी उसकी आंखें चमक रही थी। Which he proudly says is being rebuilt, और वो बहुत गर्व से कह रहा था कि मेरा घर जो है वो अभी बना है, नया बना है मेरा घर। We walked down stringly lanes choked with garbage, past home there remained holes and the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families with the human and animals coexisting in the primeval states। अब हम लोग कहाँ से निकले? बिल्कुल जो एक छोटी छोटी गलियाँ थी, पतली पतली गलियाँ, वहाँ से निकले, और वो बिल्कुल कचरे से भरी हुई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। पुराने पुराने घर थे और टूटे टूटे से घर थे, जहाँ की जो बहुत पुराने घर थे और उनकी दीवार जो है वो क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी थी। वॉबली डोर्स, वॉबली मतलब ऐसे बिल्कुल झूलते हुए दरवाजे, टूटते हुए दरवाजे थे वहाँ के। नो विंडोज, जहाँ खिड़की भी नहीं थी। क्राउडेड फॉर विथ फैमिलीज, और इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, बहुत सारे लोग छोटे छोटे मकानों में रहते थे, और वहाँ पे लोग तो रहते ही थे मकान में, और साथ में एनिमल्स भी वहीं रहते थे। तो ये दोनों साथ में रहते थे, तो हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे प्रीमेवल स्टेट, जैसे वो प्राचीन काल में जो आदि मानव रहता था जानवरों के साथ में, ऐसा मुझे वहाँ महसूस हो रहा था। ये लेखिका बोल रही है। ही स्टॉप्स एट द डोर एज वन सच हाउस, और वो भी ऐसे ही किसी घर के सामने खड़ा हो गया। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, और उसने जो है ऐसे ही डोलता हुआ जो टूटा हुआ दरवाजा था वहाँ पे उसने उसको बजाया विथ हिज फुट, अपने पैरों से बजाया। ही पुश्ड इट ओपन, और उसको धक्का दिया और खोल दिया। वी एंटर द हाफ बिल्ट शेक, आधी बने हुए घर में हम पहुंचे थे। आधा बना हुआ था और आधा ऐसे कच्चा पड़ा हुआ था। हमने ऐसे घर में एंटर किया। In one part of it, the thatched with dead glass, is a firewood stove over which sits a large vessel of a sizzling spinach leaves. आधे भाग में, तो उस घर के आधे भाग में तो क्या था, एक कांचों का काम होता था और फायरवुड स्टोव लगा हुआ था वहाँ पे, और बहुत बड़ा वेसल मतलब बोलते हैं बहुत बड़े बर्तन के अंदर जो स्पिनिच है वो उबल रहा था। स्पिनिच मतलब पालक की पत्तियां जो है वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम पेटल्स आर मोर द चॉप्ड वेजिटेबल, और नीचे जो जमीन पे हमने देखा था तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेटें थी, उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां कटी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी फैमिली थी इसके लिए कि वहाँ पे उस चूल्हे पे जो है वो स्टोव पे खाना बन रहा था। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर अ होल फैमिली। एक बहुत बूढ़ी सी, फ्रेल मतलब होती है वीक सी, कमजोर सी महिला जो थी वो शाम को खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसके आंखों में भले से बहुत सारा धुआं चला गया था लेकिन वो फिर भी खुश थी, हंस रही थी।
शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश के जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, इतनी ज्यादा भी मतलब वो ओल्ड नहीं थी, कम ही एज की थी महिला वो। शी हैज बिगेन टू द कमांड रेस्पेक्ट एज अ बहू, उस घर की वो बहू थी और एज रिस्पेक्ट भी उसका ऐसे ही किया जाता था, बहू जैसा। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, है ना, इंग्लिश में जो बहू को है वो डॉटर इन लॉ कहते हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 men, और 3 पुरुषों का वो ध्यान रखती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, कौन कौन थे? मुकेश के फादर और उसका हस्बैंड। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and bring her well closer to her face. जैसे ही वो ओल्डर मैन मतलब जो मुकेश के फादर थे वो घर में आते हैं तो वो फटाफट से एक टूटी फूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना जो वेल है, वेल मतलब घूंघट को अपने चेहरे पे ओढ़ लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before the male elders. जैसा कि कस्टम से ऐसा रिचुअल है, ऐसा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि जैसे ही घर के जो बुजुर्ग रहते हैं अगर जेंट्स से, तो महिलाएं जो है फटाफट से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। इन द केस द एल्डर इज अ इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और जो एल्डर थे उनके यहाँ के जो पुरुष थे वो बैंगल मेकर थे, चूड़िया बनाने का काम करते थे। डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर ऑफ द हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन बैंगल मेकर, कुछ और मजदूरी करने के, कुछ और हार्ड वर्क करने के बजाय ये लोग क्या करते थे, या तो टेलरिंग करते थे या फिर ये बैंगल मेकर करते थे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंट हिज 2 sons फ्रॉम द स्कूल, वो फेल हो गए थे एक अच्छा सा घर बनाने में और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। मतलब उनका इतना भी काम नहीं चलता था कि वो बच्चों को स्कूल भेज सके या अपने घर को अच्छे से बना सके, है ना, ऐसा टूटे फूटे घर में ही रह रहे थे। सिर्फ उनकी अपकीपिंग चल रही थी, सिर्फ खाना पीना उनका चल रहा था बस, बाकी और कोई इतने ज्यादा गरीब बहुत स्थिति थी। एंड आर्ट ऑफ शी हैज द मैनेज्ड टू डू द टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने अपने बच्चों को एक ही काम सिखाया था, क्या काम? वो भी चूड़ियां बनाने का। इट इज हिज द करम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की एक दादी भी थी और वो क्या बोलती थी कि ये तो इनका कर्म है, ये इनकी किस्मत है, मतलब इनको सिर्फ चूड़ियां बनानी ही आती है। Who watched her own husband to go blind with the dust of the polishing the glass of the bangle, जिसने उनकी खुद के मिस्टर को भी, उनके खुद के पति को भी देखा था जो कि ये ग्लास की पॉलिश करने में, बैंगल पॉलिश करने में उनकी जो है आंखें ही चली गई थी, है ना। इतनी हाई टेम्परेचर पे उस भट्टी के सामने अगर काम करते हैं तो आई साइट जो है आपकी काफ़ी वीक हो जाती है और उनके जो घर के जो पुरुष होते हैं उनके वो आखिरी में अंधे ही हो जाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो मुकेश के जो दादाजी थे वो भी अंधे हो गए थे। तो ये ग्रैंड मदर जो बोलती है वो बोलती है कि ये इनकी किस्मत है, ये कर्म है इनका। कैन द गॉड गिवन द लिनीज ओवर द ब्रोकन, भगवान ने जो हमें काम दिया है क्या वो छोड़ा जा सकता है? मतलब इन लोगों को ये लगता था कि हम जाति प्रधान है और हमें भगवान ने यही काम दिया है, हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर, वो बोलती थी, जोर देकर वो बोली, उन्होंने बोला है कि हम लोग इसी में पैदा हुए हैं, बैंगल मेकर की जो कास्ट है उसमें हम पैदा हुए हैं। दे हैव बीन नथिंग बट द बैंगल्स, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ चूड़ियाँ थी, वो बनानी आती थी उन्हें। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर द हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर सड़क पे, हर दूसरे के घर में, उनके हाउस में, उनके यार्ड में, उनके आंगन में, उनके घर के अंदर, घर के बाहर, सब दूर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ मिलती थी।